हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम। आज के टॉपिक में हम जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम 7 सीरीज में 7 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं बायो के, जो अभी तक पूछे गए हैं उनके क्वेश्चंस ना। तो वैसे ही आज हमारा टॉपिक है जंतु जगत। इसके अंतर्गत भी जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं आरआरबी के एग्जाम्स में उनको हम देखते हैं और उनके बारे में कुछ अलग से भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हुए चलेंगे। जंतु जगत के अंतर्गत जैसे कि पोरीफेरा और सिरेंट्रीटा ये सब फाइलम आते हैं, तो इनमें हम इनके बारे में आपको डिटेल से नहीं बताएंगे, लेकिन इनके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो मेटाजोआ। मेटाजोआ जो है उसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। और जगत को, ये हमारी अलग से इंफॉर्मेशन जितना आपको ब्लू से मिलेगा वो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट है। ओके, तो जगत को 2 उप जंतु जगत में विभाजित किया गया है। पहला है प्रोटिस्टा जगत और दूसरा है मेटाजोआ जगत। तो जंतु को, जो जगत होता है उनको 2 जंतु जगत में विभाजित किया गया है। पहला है प्रोटिस्टा जगत, दूसरा है मेटाजोआ जगत। तो ये मेटाजोआ के अंतर्गत क्वेश्चन था कि किसी प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया है, तो वो है मेटाजोआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो एनिमीलिया। एनिमीलिया समूह के अंतर्गत बिना कोशिका वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को एनिमीलिया समूह के अंतर्गत रखा जाता है ना। उसके बाद पोरीफेरा संघ है, और पोरीफेरा के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम करते हुए चलेंगे। जैसे कि पोरीफेरा के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन था कि संघ पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं, मतलब कि उनमें गति नहीं होती है, ये प्राणी अगतिशील होते हैं। पोरीफेरा शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों पोरोस यानी कि छिद्र तथा फेरर मतलब धारण करना से मिलकर बना हुआ है। जो पोरीफेरा शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्द पोरोस और फेरर से मतलब मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि जो प्राणी छिद्र को धारण करते हैं वो पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं ना। जो प्राणी छिद्र को धारण करते हैं वो पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े हुए होते हैं? तो वो है साइकॉन। तो साइकॉन जो होते हैं वो अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्पंज श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। जो स्पंज होते हैं वो श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं, यानी कि उनमें श्वसन अंग नहीं होता है, उत्सर्जक अंग नहीं होता है और परिसंचरण अंग नहीं होता है। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो स्पंज एक पशु है। जीव विज्ञान में स्पंज एक पशु होता है ना। उसके बाद हमारा सिलेंट्रेटा समूह है। तो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देखते हैं। इसमें से क्वेश्चन है कि खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है को मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आपका क्वेश्चन था कि खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में आपका मदर ऑफ पर्ल, जो कि सही आंसर है ना। उसके बाद अगला है कि हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। यह जीव अरीय सममित तथा द्विस्तरीय होते हैं। जो हाइड्रा होता है वो सिलेंट्रेटा संघ का जीव होता है और ये जीव अरीय सममित व द्विस्तरीय होते हैं। उसके बाद इसके बारे में है कि सिलेंट्रेटा का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है, जिसकी पहली परत बाह्य स्तर यानी कि एक्टोडर्म तथा दूसरा अंतः स्तर एंडोडर्म होती है। जो सिलेंट्रेटा होता है इसका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से मिलकर बना होता है। जो सिलेंट्रेटा संघ होता है उसका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से मिलकर बना होता है। जो पहली परत होती है उसे एक्टोडर्म तथा दूसरी जो होती है उसे एंडोडर्म कहा जाता है। तो एक्टोडर्म ये बाहरी परत होती है और एंडोडर्म अंदर की होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा जंतु पुनरुद्ध भवन पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन और मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो इसमें है कि कौन सा जीव पुनरुद्ध भवन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन
कर सकता है, तो वो है आपका हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो पुनर्जनन के माध्यम से प्रजनन करता है। तो ये क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन है उसको जब हम रिपीट कर करके पढ़ रहे हैं ना, तो आप वीडियो देखते देखते उन क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको जरूरत हो तो एक बार वीडियो प्ले करिए और देखिए। उसके बाद आपको हमारे पढ़ाने से ही आपको भी याद होता चला जाएगा, क्योंकि इसीलिए हम बार बार आपको वही वर्ड रिपीट कर रहे हैं, वही लाइन आपको क्वेश्चन के माध्यम से घुमाकर बता रहे हैं, जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि क्वेश्चन जब बन जाता है तो आपके लिए याद करने में आसानी हो जाती है ना। तो हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रा स्टार फिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो पुनर्जनन। अभी ऊपर आपने देखा ना, पुनर्जनन द्वारा हाइड्रा होता है। तो हाइड्रा, स्टार फिश और प्लेनेरिया, ये तीनों जो है वो पुनर्जनन के माध्यम से प्रजनन करते हैं। उसके बाद इसके बारे में है कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तर में व्यवस्थित होती हैं, जैसे कि बाह्य एक्टोडर्म तथा आंतरिक एक्टोडर्म, वे द्विस्तरीय कहलाते हैं, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। जो मतलब जो कोशिकाएं, जिन प्राणियों में जो कोशिकाएं होती हैं वो दो भ्रूणीय स्तर में व्यवस्थित होती हैं, एक बाहरी त्वचा और एक आंतरिक त्वचा, वे द्विस्तरीय कहलाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। जैसे कि स्पंज, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरम। ठीक। उसके बाद है कि वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मीसोडर्म होता है। जो मीसोडर्म है वो तृतीय भ्रूणीय स्तर होता है, जिसे त्रिस्तरीय यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। जैसे प्लेट हेलमिंथेस से रज्जुकी तथा जेलीफिश और ऑरेलिया जंतु जगत फाइलम सिलेंट्रेटा का सदस्य है, जिसमें केवल दो भ्रूणीय स्तर एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है ना। उसके बाद है कि प्लेनेरिया, स्कैरिस और केचुआ, इन सभी में तीनों भ्रूणीय स्तरीय संरचना एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म उपस्थित होते हैं। जो प्लेनेरिया और स्कैरिस और केचुआ हैं, इनमें तीनों भ्रूणीय स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म भी, मीसोडर्म भी और एंडोडर्म भी, है ना। उसके बाद अगला है कि प्लेट हेलमिंथेस। प्लेट हेलमिंथेस फाइलम से जितने भी क्वेश्चन हैं पूछे हुए हैं, तो वो हम देखते हैं कि जानवरों के किस फाइलम को फ्लैट वाली यानी कि चपटे कृमि भी कहा जाता है? तो जानवरों के किस संघ को चपटे कृमि भी कहा जाता है? तो वो है आपका प्लेट हेलमिंथेस। प्लेट हेलमिंथेस कैसे होते हैं? चपटे हुए होते हैं, फ्लैट वार्म होते हैं। फ्लैट वार्म होते हैं तो उन्हें प्लेट हेलमिंथेस कहा जाता है। प्लेट कैसी होती है आपकी? फ्लैट होती है ना, बिल्कुल। तो वैसे ही उसी से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो फ्लैट वार्म टाइप के होते हैं उन्हें प्लेट हेलमिंथेस कहा जाता है। उसके बाद अगला है, प्लेनेरिया के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं। वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। जो प्लेनेरिया, इसके नेत्र, इसमें जो जीव आते हैं, इसके नेत्र जो बहुत ही साधारण होते हैं। इनकी आंखें इतनी सामान्य होती हैं कि वो ठीक से दिखाई भी नहीं देती। इनकी आंखें बस धब्बों के रूप में, जैसे काले काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, और वो केवल जो होती है वो प्रकाश को पहचानने के लिए होती है, वो केवल रोशनी को पहचानने वाली होती है, नेत्र बिंदु। अगला है हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन कि प्लेनेरिया नामक एक फ्लैट वार्म में बहुत सी आंखें होती हैं, है ना। ये देखो, सामान्य, बहुत ही सामान्य आंखें होती हैं। प्लेनेरिया नामक फ्लैट वार्म में बहुत सामान्य आंखें होती हैं, जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं, जो प्रकाश का पता लगाते हैं, है ना। केवल ये प्रकाश को देखने के लिए, मतलब प्रकाश का पता लगाने के लिए इनकी आंखें होती हैं, वो भी बहुत ही सामान्य आंखें होती हैं। उसके बाद अगला है, अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है तो फीताकृमि। जो फीताकृमि है वो अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है। तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट था कि अंतःपरजीवी का एक उदाहरण डॉट 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 है, तो उसका सही आंसर है फीताकृमि। उसके बाद एस्केलेंथीस, इससे कम क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन था। जैसे कि राउंड वार्म स्कैरिस का साधारण नाम है। क्वेश्चन तो और भी है लेकिन इसी से रिलेटेड है ना, कि बस इसी में घुमा फिरा के इसी क्वेश्चन है कि राउंड वार्म स्कैरिस का साधारण नाम है, स्कैरिस का साधारण नाम क्या है, राउंड वार्म क्या है। तो ऐसे ही क्वेश्चन शब्द, यही लाइन आपको यही याद कर लीजिए कि राउंड वार्म स्कैरिस का साधारण नाम है। उसके बाद एनेलिडा शब्द है। एनेलिडा के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो एनेलिडा में केंचुओं का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन है कि इसका उपयोग वर्मी
कंपोस्टिंग में किया जाता है? तो केंचुआ, केंचुआ का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। उसके बाद केंचुए अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। जो केंचुए होते हैं वो श्वसन अपनी त्वचा से करते हैं, अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। उसके बाद अगला है कि जोक। जोक जो है वो एनिलिडा संघ का जंतु होता है। एनिलिडा फाइलम जो है उसके अंतर्गत जोक आता है और यह उभयलिंगी होता है, यह बाह्य परजीवी है। तो सारे अलग अलग क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है, इसीलिए इसमें बना के दे दिए गए हैं कि जोक जो है वो एनिलिडा संघ का जंतु है। फिर है कि जोक उभयलिंगी होता है। फिर अगला है कि यह बाह्य परजीवी है। ओके, इसके बारे में है कि एनिलिडा वर्ग को रिंग वर्म या सैंड वर्म्स के रूप में जाना जाता है, जिनमें रिंग वर्म, केचुए, नेरिस, जोंक आदि शामिल हैं। जो केचुए, नेरिस, जोंक होते हैं ये रिंग वर्म के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला है कि जीव मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन करता है। वो कौन सा जीव है जो मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं? तो मूंगा, हाइड्रा, स्पंज। ये हमने पहले भी हाइड्रा पढ़ चुके हैं कि मुकुलन, बडिंग या पुनर्जनन के द्वारा प्रजनन करते हैं। और यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि जीव वो कौन सा जीव है जो मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो मूंगा, हाइड्रा और स्पंज ये मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। उसके बाद अगला है कि कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नालियों का एक जाल होता है। इन्हें श्वास प्रणाली या ट्रैकिया कहा जाता है। कीटों में विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है जिन्हें श्वास प्रणाल कहा जाता है। उसके बाद है कि तिलचट्टों में श्वसन श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। जो तिलचट्टे होते हैं उनमें श्वसन कैसे होता है? तो श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? तो कोशित कहलाती है। जो तितली होती है उसके जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं, तो उसमें से जो तीसरी अवस्था लार्वा के बाद आती है वो कोशित कहलाती है। तो ये तीसरी अवस्था है और लार्वा के बाद आती है, यानी कि दूसरी अवस्था कौन सी है? लार्वा। तो तितली के जीवन चक्र की अवस्थाएं दी गई हैं इसमें, जैसे कि पहली अवस्था अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर वयस्क अवस्था। ये जो प्यूपा है यही कोशित है। तो कभी कभी प्यूपा नाम करके पूछा जाता है और कभी कभी कोशित करके पूछ लिया जाता है। तो तितली के जीवन चक्र की चारों अवस्थाएं हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क अवस्था। उसके बाद है कि पादप जगत को थैलोफाइटा तथा ब्रायोफाइटा उप जगत में बांटा जाता है। जो पादप जगत होता है इसे थैलोफाइटा तथा ब्रायोफाइटा उप जगत में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है पशुओं के इनमें से किस फाइलम में उनके पैर जुड़े होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा फाइलम। पशुओं के पैर जो है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो पशु होते हैं उनके पैर जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम डोमेस्टिका है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम उसका डोमेस्टिका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सहस्त्रपाद अधिकतम पैर वाला आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है। जो सहस्त्रपाद है ये अधिकतम पैर वाला, सबसे ज्यादा पैर वाला आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? इनमें से कौन सा जीव है जिसे सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो वो है झींगुर। बाकी जो है मधुमक्खी, टर्माइट यानी कि दीमक और चींटी, इनको सोशल इंसेक्ट वाले जीव कहा जाता है। और जो झींगुर होता है ये सोशल इंसेक्ट वाला जीव नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें पाई जाती हैं। तो मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें पाई जाती हैं? 4 जोड़ी। उसके बाद अगला है हमारा मोलस्का संघ। मोलस्का संघ के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं। यह लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। जो जैसे घोंघा होता है ये जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं और यह लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो वो है एंटीडोन। बाकी घोंघा, ऑक्टोपस और कैटल ये मोलस्का संघ से संबंधित है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है घोंघा मोलस्का परिवार से संबंधित है।
तो ये सही है कि घोंघा मोलस्का परिवार से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्नेल भी लिंग परिवर्तन कर सकता है? तो स्नेल जो है वो लिंग परिवर्तन कर सकता है। स्नेल यानी कि घोंघा, वो भी लिंग परिवर्तन कर सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक कर्णसीपी एक भक्षणीय समुद्री घोंघा है। जो कर्णसीपी होता है एक भक्षणीय समुद्री घोंघा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के जो सदस्य होते हैं वो मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? तो इनमें है ऑप्शन जैसे कि सतपाद, सीपी, ऑक्टोपस और घोंघा। इनमें से सतपाद जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ का है और बाकी के तीनों आपके मोलस्का संघ के उदाहरण हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य की उत्सर्जक अंग है? तो मालपिघियन नलिकाएं जो हैं वो तिलचट्टे के उत्सर्जी अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से समुद्र में मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जल सामान्य प्रणाली, तो समुद्री खीरा ये जल सामान्य प्रणाली के अंतर्गत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा समूह का प्राणी है। जो स्टारफिश है वो इकाइनोडर्मेटा समूह का प्राणी है। उसके बाद तारा मछली यानी कि स्टारफिश, सी आर्चिन और सी कुकुम्बर भी इस संघ के प्राणी हैं, इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी हैं। उसके बाद अगला है फाइलम कॉर्डेटा। तो इसके अंतर्गत तो पूछे गए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि है निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? तो व्यासीय सममित जो है वो कशेरुकी की विशेषता नहीं है। बाकी ये पृष्ठरज्जु, आंतरिक कंकाल, द्विभागी सममित ये इसकी विशेषताएं होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो केचुआ जो है वो कशेरुकी नहीं है। छिपकली, मछली और मेंढक ये कशेरुकी जीव होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रज्जुकी यानी कि कार्डेटा संघ के जीव जगत का सबसे विकसित संघ है। इस संघ के 3 मूल लक्षण हैं, यानी कि जो कार्डेटा संघ होता है वो जीव जगत का सबसे विकसित संघ माना जाता है। और इस संघ के 3 मूल लक्षण होते हैं जैसे कि पृष्ठवत नलिकाकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मेरुदंड और ग्रसनीय क्लोम दरारें, ये इसके 3 मूल लक्षण होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सभी कशेरुकी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जो सभी कशेरुकी होते हैं वो सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उभयचर एम्फीबियन। एम्फीबियन के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है कि इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है? तो वो है मेंढक। जो मेंढक होता है उसमें 3 कोष्ठीय हृदय होता है। अगला है कि 3 कक्षीय हृदय वाले जीव, तो सैलामेंडर जो है वो भी 3 कक्षीय हृदय वाले जीवों में आता है। अगला है कि मेंढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने क्लोम से भी श्वसन कर सकते हैं। जो मेंढक होता है उसमें मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वो क्लोम यानी कि गलफड़ों से भी श्वसन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दोहरा परिसंचरण नहीं है। तो किसमें नहीं होता है? तो मेंढकों में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। सर्पों, मछलियों और गरुड़ों में दोहरा परिसंचरण होता है। उसके बाद इसके बारे में कुछ है कि स्तनधारियों और पक्षियों में दोहरा परिसंचरण मार्ग पाया जाता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र वाले जंतुओं का हृदय 4 कक्षीय होता है। जो स्तनधारी होते हैं और पक्षी, इनमें दोहरा परिसंचरण मार्ग पाया जाता है। और इस प्रकार के परिसंचरण यानी कि दोहरे परिसंचरण वाले जो जंतु होते हैं उनका हृदय 4 कक्षीय होता है। उभयचर और सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 अलिंद तथा 1 निलय होता है। अगला क्वेश्चन है मगरमच्छ के हृदय में 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, 2 अलिंद
और दो निलय। जो मगरमच्छ होता है उसके हृदय में चार, उसका हृदय जो होता है वो चार प्रकोष्ठ होते हैं, उसमें दो अलिंद तथा दो निलय। मगरमच्छ रेप्टिलिया वर्ग का जंतु है। अगला क्वेश्चन है, टोड जंतु उभयचर श्रेणी में आता है। जो टोड होता है वो जंतु उभयचर की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कुछ जंतुओं के वैज्ञानिक नाम देख लीजिए, जैसे कि जंतु है भेड़िया, इसका नाम होता है केनिस ल्यूपस। भेड़िया का वैज्ञानिक नाम होता है केनिस ल्यूपस। उसके बाद है एशियाई मेंढक। एशियाई मेंढक जो है इसका वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। अगला है बाघ। बाघ का है पैंथरा टाइग्रिस। उसके बाद है तेंदुआ। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा पार्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उभयचर में बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। इनके शरीर पर सल्क, बाल या पंख नहीं होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो सरीसृप। जो सरीसृप समूह होता है उसमें तापमान उनकी प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है। सरीसृपों में संतति का लिंग उस तापमान से निर्धारित होता है जिस पर निषेचित अंडा रखा हुआ होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो वह सरीसृप। सरीसृप जो है वो अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वयस्क मच्छर बन जाता है अतः सही क्रम है। यानी कि वयस्क मच्छर जब बन जाता है तो उसका स्टार्टिंग से सही क्रम क्या होता है? तो पहले अंडा, लार्वा, प्यूपा और फिर पूर्णक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ग सरीसृप में सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। जो सरीसृप वर्ग होता है उसमें सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। अगला क्वेश्चन है, अंडे देने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। जो अंडे देने वाले प्राणी होते हैं उन्हें अंडज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है और कोडलिंग कीट के बच्चे को, गोसलिंग हंस के बच्चे को और फिंगरलिंग छोटी मछली को कहते हैं। तो इसमें है कि मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है और कीट के बच्चे को कोडलिंग कहा जाता है, हंस के बच्चे को गोसलिंग कहा जाता है और छोटी मछली के बच्चे को फिंगरलिंग कहते हैं। उसके बाद अगला है पक्षी समूह। इसके अंतर्गत देखते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? तो 170 mm इंटू 130 mm होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे का माप कितना होता है? तो 170 mm इंटू 130 mm। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। जो पक्षी होते हैं उनका प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल होता है और मनुष्यों का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिया होता है, जबकि मछलियों तथा गायों का अमोनिया होता है। जो मछलियां और गाय होती हैं उनका उत्सर्जी उत्पाद अमोनिया होता है। अगला क्वेश्चन है, हमिंग बर्ड एकमात्र पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। तो कौन सा पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है? तो हमिंग बर्ड। बाज की चाल लगभग कितनी होती है? 320 किलोमीटर पर आवर। तो बाज की चाल कितनी होती है? 320 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, एवीज वर्ग के अंतर्गत पक्षियों को शामिल किया गया है। जो एवीज वर्ग होता है उसके अंतर्गत पक्षियों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षी समतापी प्राणी हैं। इनके शरीर पर पंख तथा ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है। जो पक्षी होते हैं वो समतापी प्राणी हैं, उनका तापमान यानी कि समान होता है। इनके शरीर पर पंख व ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हमिंग बर्ड पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा अंडा किसका होता है? तो हमिंग बर्ड पक्षी का होता है। अगला क्वेश्चन है, साइनस वायु से भरी शारीरिक गुहा है। तो वायु से भरी शारीरिक गुहा कौन सी है? साइनस। अगला क्वेश्चन है, तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? इसके मतलब कि हमिंग बर्ड की विशेषता क्या है? तो इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। यही इसकी विशेषता है
कि इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है, कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक पक्षी है। जो कीवी है वो न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक पक्षी है। इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, यानी कि ये वर्टिब्रेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। जो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं वो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक समान बनाए रखते हैं, इसीलिए इन्हें समतापी भी कहा जाता है, यानी कि समान तापमान। तो ये जो गर्म रुधिर वाले पक्षी होते हैं, वार्म ब्लड वाले, वही अपने शरीर का तापमान हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कबूतर पक्षी है वो समतापी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठंडे खून वाले जीव वह होते हैं जो पर्यावरण में बदलाव के साथ साथ अपने शरीर का तापमान बदलने में सक्षम होते हैं, जैसे कि मछली, मेंढक एवं अन्य कई रेप्टाइल्स। तो ये पर्यावरण में चेंजमेंट के साथ साथ अपने शरीर का टेम्परेचर भी चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला स्तनधारी समूह से कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4। स्तनधारियों का जो हृदय होता है उसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला है कि प्लेटिपस एक अंडा देने वाला स्तनपायी है। प्लेटिपस है वो अंडा देने वाला स्तनपायी है, जिसे पक्षियों एवं स्तनपाइयों के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है। जो प्लेटिपस होता है इसे पक्षियों एवं स्तनपाइयों के बीच की एक कड़ी माना जाता है। स्तनधारी जो प्राणी जगत का एक समूह होता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि स्तनधारी जंतुओं में 4 हृदय प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। जो स्तनधारी जंतु होते हैं उनके हृदय में 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, और स्तनधारी अपने नवजात को दूध पिलाते हैं। जो स्तनधारी जंतु होते हैं वही अपने नवजात को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर में बाल होते हैं। स्तनधारी नियत ताप प्राणी होते हैं, यानी कि इनका तापमान नियत होता है। अगला है कि कुछ स्तनधारी अंडे भी देते हैं, जैसे प्लेटिपस और एकिडना। ये कुछ स्तनधारी हैं जो अंडे भी देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंगारू शिशुधानी उपवर्ग के अंतर्गत आता है। कंगारू जो होता है वो शिशुधानी उपवर्ग के अंतर्गत आता है। शिशुधानी यानी कि उसमें वो बच्चे को अपने रख लेता है। अगला क्वेश्चन है, एक कुबड़ वाले ऊंट को ड्रोमडेरी कहा जाता है। तो एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहा जाएगा? तो ड्रोमडेरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? तो बार्क। जो सील मछली है उसके द्वारा की गई आवाज को बार्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ब्लू व्हेल। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। जो डॉल्फिन होती है उसके समूह को पॉड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेमर यानी कि प्राइमेट्स समूह का सदस्य है। जो लेमर है वो प्राइमेट्स समूह का सदस्य है, जो मेडागास्कर द्वीप पर पाया जाता है। लेमर मेडागास्कर द्वीप पर पाया जाता है और ये प्राइमेट्स समूह का सदस्य होता है। अगला है, एक मध्यकालिक। इन जीवों में प्रजनन अवस्था वर्ष में केवल एक बार होती है, जैसे कुत्ता, बिल्ली और मेंढक। इनमें प्रजनन अवस्था वर्ष में एक बार होती है। अगला क्वेश्चन है, कंगारू कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। जो कंगारू हैं ये कम विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक स्तनधारी पशु है। जो कंगारू है वो स्तनधारी पशु है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला है कि भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में, जंगली जीवों के संदर्भ में उड़न लोमड़ी एक प्रकार का दुम विहीन बहुत बड़ा चमगादड़ है। जो उड़न लोमड़ी है ये एक बहुत बड़ा चमगादड़ है जो दुम विहीन होता है, पूंछ नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पारपोइसिस, ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाथी, भालू और गैंडा ये सभी स्तनधारी जीव हैं। जो हाथी, भालू और गैंडा है ये सभी स्तनधारी जीव हैं। अगला है, पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन है। तो पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा जीव है? तो डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, जमीन पर रहने वाला सबसे तेज जानवर कौन सा है? तो चीता। चीता जो है वो जमीन पर रहने वाला सबसे
तेज जानवर होता है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य वर्ग के प्राणियों के पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। जो मत्स्य वर्ग के प्राणी होते हैं इनमें पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती हैं। कुछ मछलियां होती हैं जो पानी का घूंट लेकर सांस लेती हैं। ये मछलियां पानी घूंट प्रति मिनट हवा में सांस लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार सांस लेती हैं। तो ये मछलियां जो हैं जो पानी के घूंट में सांस लेती हैं वो हवा में सांस लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार सांस लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, शार्क एक उपास्थि युक्त मछली होती है, यानी कि कार्टिलेजलेस फिश होती है। जो शार्क है वो उपास्थि युक्त मछली होती है। अगली कुछ मत्स्य वर्ग की विशेषताएं हैं, जैसे कि है इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। जो मत्स्य वर्ग है इनकी त्वचा सल्क या प्लेटों से ढकी हुई होती है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम या गलफड़े पाए जाते हैं, जिसके द्वारा जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये श्वसन क्रिया के लिए जो मत्स्य वर्ग होता है ये गलफड़ों का उपयोग करते हैं श्वसन के लिए, और ये जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और ये असमतापी होते हैं। इनका तापमान समान नहीं होता है। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है और ये अंडे देती हैं। जो मत्स्य वर्ग होता है इनमें ये अंडे देती हैं। अगला है कि इनका कंकाल हड्डी उपास्थि का बना होता है। जो इनका कंकाल होता है वो हड्डियों का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉग फिश जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है। जो डॉग फिश जीव है वो मत्स्य वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो पफ्फर मछली। जो पफ्फर मछली है वो सबसे जहरीली मछली है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जंतु जगत के अंतर्गत। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे।